चलिए वो एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे थे, एग्जामाइन द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग एंशिएंट हिस्ट्री, याद है आपको? तो इंट्रो तो मैंने सबका देख लिया, किसी का काफ़ी ठीक था, किसी का भी बहुत बिलो एवरेज है, उसको आप मॉडिफाई करते रहिएगा। मूविंग ऑन टू द मेन बॉडी। देखिए जब हम मेन बॉडी की बात करते हैं तो मेन बॉडी के पहले एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं कनेक्टिंग लाइन। कनेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मानो कि हम इंट्रोडक्शन में जो भी लिख रहे हैं, जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे मेन बॉडी पे पहुंचते हैं देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कनेक्शन जिससे लगे कि अब आप मेन बॉडी करने जा रहे हैं। अदरवाइज हमें तो मन में पता होता है हम ये कर रहे हैं, जो बाहर से कॉपी चेक कर रहा होता है, बाहर से पढ़ रहा होता है, उसको समझ में नहीं आता फिर ये लाइन लिखी क्यों गई है। तो कनेक्टिंग लाइन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है जब हम इंट्रो से मेन बॉडी पे पहुंचे। तो पहले इंट्रो, देन कनेक्टिंग लाइन, देन मेन बॉडी। अब कनेक्टिंग लाइन के प्लेस पे आप चाहे तो हेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वो हेडिंग बहुत कॉन्क्रीट हुई तो। अब ऐसा नहीं कि जैसे जनरली क्या मान लो किसी क्वेश्चन का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है तो जनरली हम पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, तो बच्चे हेडिंग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, और लिखना शुरू कर देंगे, नेगेटिव लिखना शुरू कर देंगे। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट हेडिंग। अगर आपको ये लिखना है, हेडिंग ही लिखना है, तो कॉन्क्रीट हेडिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो पॉजिटिव लिखना है तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स, हेडिंग, ये हेडिंग है, अदरवाइज वो हेडिंग नहीं है। तो अच्छा होगा कि अगर आप हेडिंग नहीं सोच पा रहे तो आप कनेक्टिंग लाइन के साथ काम करें। अब मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन लिखा था, एग्जामाइन द रोल ऑफ ज्योग्राफी, आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, मेन बॉडी क्या आप करने जा रहे हैं आपको तो पता होगा, अकॉर्डिंगली आप कनेक्टिंग लाइन डालने की कोशिश करें। ठीक, तो अब मेन बॉडी देखो हम कितनी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो आपका मेन बॉडी आप पॉइंटर्स में लिखो, विच इज समथिंग दैट इज बेस्ट। आप चाहें तो इसी मेन बॉडी को आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। इवन आप चाहें तो सेम मेन बॉडी को आप कॉलम बना के भी लिख सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि मानो कि हम पॉइंटर में लिख रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं, कॉलम में लिख रहे हैं, आप चाहे तो दो दो तीन तीन यूज कर लें। ठीक है, मतलब कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंटर पैरा दोनों बना लो, कहीं पैरा कॉलम दोनों बना लो, समझ रहे हो? ये डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है। अभी आपका जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं कि भारत इतिहास को बनाने में भूगोल की भूमिका का परीक्षण करिए, ये बहुत सीधा सीधा सा सवाल है, इसमें बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड नहीं। जब हम जीएस पेपर 2 का आंसर लिखेंगे तब आप देखेंगे कि अरे तो बहुत सारी चीजें पूछता है, तब वहां पे दो पॉइंटर भी बनेगा, पैरा भी, कॉलम भी, सब। लेकिन अभी आप चाहे तो किसी एक में अपनी आंसर को शुरू कर सकते हैं। देखिए जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो और किसी भी आंसर का आप पूरा 100 तो आएगा नहीं, 70-80% आ रहा है, तो आप अपना आंसर पॉइंटर में लिखो, अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपको 60% के अप्रॉक्स आ रहा है तो आप कॉलम में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई आंसर 20-30-40 इतना ही आ रहा है तो गो फॉर पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ में खुद को छिपाना आसान हो जाता है। पैराग्राफ कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत हो तो 5 लाइन के बाद आपको पैरा चेंज करना है। और पैरा चेंज कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पैरा है तो पैरा चेंज का मतलब यहाँ, या कि यहाँ, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा कि आपने पैराग्राफ चेंज किया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मानो मुझे मेन बॉडी को पॉइंटर में लिखना है, पॉइंटर में लिखना है, तो हम अपने कनेक्टिंग लाइन को कैसे डालेंगे, ऐसे में इतिहास को या प्राचीन इतिहास को बनाने में भूगोल की भूमिका को प्रस्तुत बिंदुओं में देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम एग्जाम कर रहे हैं तो एग्जाम में जब कंक्लूजन बताएंगे तब हम देखेंगे पास या फेल, अभी नहीं बताना। अभी भूमिका को आप इंग्लिश में लिखना चाहें, इन दिस रिगार्ड इट इज नेसेसरी या इट इज इंपॉर्टेंट या इट इज रेलेवेंट टू सी द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग एंशिएंट हिस्ट्री, फिर पॉइंटर बनाना शुरू करते हैं। अब नाउ सेकेंड थिंग, जब कभी भी आप हिस्ट्री का कोई आंसर लिख रहे हो, एक चीज हमेशा याद रखिए, देखिए जितने भी सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे उसके नेचर से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। हिस्ट्री अपने टाइमलाइन पे चलती है, यानी अगर आपको हिस्ट्री का कोई भी आंसर लिखना है तो उसमें टाइमलाइन मिस ना करिएगा। पॉइंटर में देखते हैं तो पॉइंटर का मतलब पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या मौर्य आए थे, गुप्त आए थे, नहीं, सबसे पहले स्टोन एज आएगा। तो स्टोन एज मतलब ऐसा ना हो कि आप ऊपर नीचे कर दे, मौर्य ऊपर, स्टोन एज नीचे, ये ऊपर वो नीचे, नहीं। हिस्ट्री मतलब ट्रैक द टाइमलाइन। रोल को आप ऐसे देख सकते हो, तो कैसे देखेंगे, स्टोन एज में कहाँ ज्योग्राफी थी, ठीक है, नेक्स्ट क्या था, इसके बाद क्या कहते हैं, हड़प्पा में कहाँ ज्योग्राफी थी, फिर वैदिक में कहाँ ज्योग्राफी आपने देखा, 600 बीसी में आपने ज्योग्राफी कहाँ देखी, मौर्यन में कहाँ देखी, पोस्ट मॉडर्न में ज्योग्राफी का, मॉडर्न में तो कितनी सारी ज्योग्राफी के एग्जाम्पल है, पोस्ट मॉडर्न में कहाँ है, क्या गुप्ता में भी है, क्या पोस्ट गुप्ता में भी है, क्या हर्षा के टाइम में भी है। तो अगर मान लो आपको कुछ मिस करना पड़ता है, वैदिक में कुछ खास नहीं, हम नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर नीचे कर देंगे। सीरियल शुड बी फॉलोड,
समझ रहे हैं? सीरियल यही रखिएगा और लिखते चले जाइए। ये तो हो गया पॉइंटर में लिखने का तरीका, इसको और समझते हैं। मान लो सेम आंसर को मुझे कॉलम बना के लिखना, आप कॉलम में भी लिख सकते हैं। फिर क्या चेंज होगी? कनेक्टिंग लाइन। फिर क्या लिखेंगे? ऐसे में भूगोल की भूमिका को प्रस्तुत कॉलम में देखा जा सकता है। इन दिस रिगार्ड द रोल ऑफ ज्योग्राफी कैन बी ऑब्जर्व थ्रू फॉलोइंग कॉलम। तो कॉलम आप कैसे बना सकते हो? आपको 2-3 चीजें बताते हैं। जैसे मानो कॉलम कैसे बना सकते हैं, ये मैंने कॉलम बनाया, यहाँ पे लिख दीजिए टाइमलाइन, रोल ऑफ ज्योग्राफी, स्टोन एज ये, वैदिक ये भी तरीका है, ठीक है। कॉलम बन सकता है यहाँ से। स्टोन एज मतलब पाषाण काल, पाषाण काल भूगोल की भूमिका, वैदिक सभ्यता भूगोल की भूमिका, मौर्य सभ्यता भूगोल की भूमिका। बात समझ रहे हो? इसके अलावा अगर देखो और भी कॉलम बन सकता है। यहाँ पे देखिए भूगोल की भूमिका कैसे होगी, भूगोल अपने फैक्टर्स पे काम करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द फैक्टर्स ऑफ ज्योग्राफी एंड मेकिंग ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। अब देखिए मतलब क्या क्या फैक्टर्स रहे होंगे। तो सबसे पहले आपने कहा रिवर्स, कहाँ कहाँ मॉडर्न हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में आपने रिवर्स की भूमिका देखी है, रिवर्स का रोल देखा है। इंडस में देखा है, वैदिक में देखा है, जो 5 नदियों के पास पाटलिपुत्र बसा हुआ था वहां देखा है। कितनी सारी जगह पे आप सिर्फ रोल यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट माउंटेन्स है रोल, यहाँ पे पासेस है रोल, मंगोल सब भारत देश में जितने भी आप फैक्टर्स देख पा रहे हो। और यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे वर्ड सॉरी, जब भी आप इस तरह से वर्ड लिखे तो सम वर्ड जरूर इसके लिए, सम फैक्टर्स, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें हमसे मिस हो जाएं। हिंदी में लिखेंगे कुछ भूगोल के अवयव। क्या ये दोनों चीजें आप समझ पाए? अगर मान लीजिए हमको पॉइंटर में लिखना है तो पॉइंट लगाया, अगर मान लीजिए आपने पॉइंटर में लिखना तो आप पॉइंट लगाइए और लिखना शुरू करिए। एंड वक्त पे बोल्ड, जिनका भी इंट्रो अभी तक नहीं चेक हुआ है आप हमको चेक करा लेना। शंख बज रहा है जबरदस्ती। राहुल चेक करो, ये क्या हो गया? आज तो पहला भी दिन नहीं है तब क्यों शंख बज रहा है? ये नहीं चलेगा क्या बोल्ड? ये लो, हो गया। क्या था इसमें दिक्कत? रिकॉर्डिंग तो नहीं बंद हुई होगी? अच्छा अभी इस 1-2 चीजें मैं आपको और बता देते हैं। कभी अगर आपको पॉइंटर में आंसर लिखना हो, डोंट राइट 1 2 3, कभी नहीं लिखिए। कुछ आंसर्स में आप लिख सकते हैं बट ना लिखिए, तो आपके खामा का प्रैक्टिस के झंझट नहीं होंगे। क्यों? 1 2 लिखने का मतलब होता है हम चीजों को रैंक दे रहे हैं। जैसे मानिए कोई चीज मेरे हिसाब से नंबर 1 पे, मान लो कि आपका क्या नाम बेटा? तनय, क्या नाम बताए थे? प्रलय, प्रज्ञान। तो मान लीजिए मेरे हिसाब से प्रज्ञान नंबर 1 पे, तो मैं लिख दूं नंबर 1 प्रज्ञान, नंबर 2 शशांक, नंबर 3 ये। अब इसका मतलब ये होगा दिस इज रैंकिंग एज पर मी, यानी एग्जामिनर के हिसाब से भी रैंकिंग हो सकती है कि वो किसी एक दूसरी चीज को नंबर 1 समझते हो। मान लीजिए मैं लिखूं गरीबी हटाने के मैं ये 5 चीजें कर सकती हूँ, मैं पहले नंबर पे कुछ और लिख दूं, उनके हिसाब से पहले नंबर पे कुछ और हो। तो डोंट पुट रैंकिंग, इंस्टेड पुट हाइफन। और हाइफन को कभी भी मार्जिन के इस तरफ मत लिखिए, वहां पे लिखा होता है ना डोंट राइट एनीथिंग। तो कुछ लोगों को लगता है लिख थोड़ी रहे, साइन बना रहे हैं। अरे क्यों बना रहे हो? साइन भी सब आप अपने मार्जिन में बनाएंगे। अच्छा जल्दी से बोर्ड ऑन हो तो फिर 1-2 चीजें और बताना था। जब तक ऑन होता है तब तक मिस हो जाता है कि क्या बताना है। बाप रे।
आप लोगों को समझ में आया? आपको समझ में आया? इंट्रोडक्शन आपने चेक कराया था? आपने कराया है? मेन बॉडी समझ में आ रही है लिखते कैसे हैं? देखो लिखोगे तब समझ में ज़्यादा आएगा, अभी तो सिर्फ हम आपको व्यू दे रहे हैं कि कैसे लिखते हैं। हो गया 100। क्लास में भी ऐसे करता है या अभी? बोल्ड है कि जीजा है, अचानक से कह दिया तो बुरा मान गया। अच्छा एक चीज आप लोगों से कहनी थी, डोंट एंटरटेन द इन हाउस स्टूडेंट्स। उन लोगों को लगता है आप लोग बहुत बड़े तोप हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, तो चलो मैं भैया से दीदी से थोड़ा ज्ञान ले लेता हूँ, मैं इनके साथ बैठता हूँ। आप उनको एंटरटेन मत करिए, क्योंकि हमको पता है कि आप कोई तोप है नहीं, वो बस दिख रहा है। और दूसरी चीज़ कि आप यहाँ खुद बनने आए ना दूसरों को बनाने, ठीक है? तो ये भी मत करिएगा, क्योंकि मैंने देखा था बच्चे आपस में बात करते, एक काम करते, भैया इस कॉपी चेक करा लेंगे, हम भैया को दिखा देंगे। आप एंटरटेन ना करिएगा, आप अपनी पढ़ाई करिएगा। जितना हो सके सेल्फिश बन जाओ जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे मानिए, ठीक है कोई बात नहीं है, मान लीजिए हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हमने क्या लिखी, कनेक्टिंग लाइन। अब कनेक्टिंग लाइन जैसा भी होगा, मान लीजिए अगर आपको पॉइंटर में लिखना है कनेक्टिंग लाइन कुछ और होगी, कॉलम में लिखना है कनेक्टिंग लाइन कुछ और होगी। मान लीजिए ना आपको पॉइंटर में लिखना है ना क्या कहते हैं, कॉलम में आपको पैराग्राफ में लिखना है, देन वहाँ कोई कनेक्टिंग लाइन नहीं होती है। पैराग्राफ को ही आपको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलना होगा। जैसे हमने मान लो इंट्रो लिख दिया कि जो है इसकी भूमिका थी या उसका जो है रोल था एंशिएंट हिस्ट्री का, फिर इसके बाद पैरा चेंज मत करिए, मतलब सॉरी अपना वो लाइन फ्लो मत तोड़िए और यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। ना केवल प्राचीन भारत, ना केवल पाषाण काल में इसका ऐसा ऐसा रोल था, वरन इस जगह पे ऐसा ऐसा रोल था, या मैं इसको फ्रेम करके बताती हूँ। एक और जहाँ पाषाण काल में हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग इसका यूज दिखता है, प्रयोग दिखता है, जो भूगोल की भूमिका को बताता है। साथ ही जैसे ही इतिहास का निर्माण काल शुरू होता है, वैदिक सभ्यता, वहां पे भी कई नदियां जैसे अश्किनी, चिनाब, सतलज, सतुद्री कहते थे उस समय, सतुद्री, इन सभी की भूमिका को देखा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज। मौर्य काल जो कि भारत का सबसे स्वर्णिम या सबसे पहला ऐसा काल था जिसको कि एकीकृत भारत बनाने का श्रेय जाता है, वहां पे भी भूगोल की भूमिका को देखा जा सकता है। चाहे वो हाथी मिलना हो, चाहे वो लोहा मिलना हो छोटा नागपुर पठार से, ये सब कुछ किसमें था, ज्योग्राफी में ही था। वहाँ पे वो जो पाटलिपुत्र 5 नदियों में बसा हुआ था, ये सब भी वहाँ पे, और यही सारी जो फैक्टर्स है उसी ने मौर्य काल को मौर्य काल बना दिया। समझ रहे हैं? तो पैराग्राफ जोड़ते चलिए और लिखते चलिए। सबसे अच्छा होता है कि आप या तो कॉलम में आंसर को लिखें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कॉलम में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, या आप अपने आंसर को पॉइंटर में करें, क्योंकि पॉइंटर पढ़ना आसान होता है किसी के भी लिए। अब देखो कैसे करते हैं, मान लीजिए कि हम आपको इन्हीं दोनों पे एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं, लिखने के लिए पैरा में भी लिखिएगा। सबसे पहले इंट्रो करिए। अरे यार कितना टाइम वेस्ट करा रहा है।
मान लीजिए ये पेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मार्जिन है, डोंट राइट एनीथिंग इन दिस मार्जिन, ना यहाँ पे कुछ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इंट्रो किया। अब देखो पता चले तो यहाँ से शुरू करिए आपकी कनेक्टिंग लाइन, थोड़ा सा स्पेस देके कनेक्टिंग लाइन किया। अब मान लो मुझे इसी आंसर को कॉलम में लिखना है, तो सीरियल नंबर अगर बनाना चाहे, आप चाहे तो 3-4 कॉलम बना सकते हैं, आप चाहे तो 2 कॉलम बना सकते हैं, ये आपकी फ्रेमिंग पर डिपेंड करता है। अब जो कॉलम आपका बनेगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखे, तो इस चीज को बोल्ड में लिख दीजिए, फिर आप अपना लिखते चले जाइए, समझ रहे हैं। अगर आपने पॉइंटर्स में लिखना है, मान लो ये पेज है, ये मार्जिन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हाइफन आंसर, हाइफन आंसर, हाइफन के नीचे हाइफन आता जाएगा। देखो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्यूटीफुल बनाना है कि आपने पेज को, नहीं, लेजिबल बनाना ताकि पढ़ने में आए, क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग ऊपर नीचे होती है। आप अपने कॉपी को कैसे दिखाओगे कि अच्छे साफ साफ दिख रहा है, बाकी जब आप प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे तब, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए इसी आंसर को शुरू करते हैं, एग्जामाइन द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग एंशिएंट हिस्ट्री। शशांक आप अपना इंट्रोडक्शन पढ़ो, आपने अच्छा लिखा था इंट्रो, द क्रैडल वाला जो था, ये मैंने ऐसा लिखा था कि geography is the roof behind which civilizations prosper. In Indian scenario, rivers like Indus, वेरी गुड, हाँ etc. have shaped the past of India. कोई बात नहीं, मतलब समझ में आया इन्होंने किस तरीके से लिखा था। इन्होंने लिखा था रिवर्स लाइक इंडस, माउंटेन्स लाइक दिस, और ऐसे कुछ था, फॉर प्लेन लाइक दिस हैज शेप्ड एंशिएंट हिस्ट्री। अब तुरंत हमको यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे खत्म किया, तुरंत कनेक्टिंग लाइन पहना है, इन दिस रिगार्ड इट इज रिलेवेंट टू ऑब्जर्व द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू फॉलोइंग चार्ट, या क्या कहते हैं कॉलम, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू फॉलोइंग पॉइंटर्स। हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऐसे में भूगोल की प्राचीन इतिहास को बनाने में भूगोल की भूमिका को प्रस्तुत आरेख के माध्यम से देखना प्रासंगिक हो जाता है, समझ रहे हैं। तब जाके आप लिखना शुरू करिए। ये इंट्रोडक्शन से समझ में आया। अब इसके बाद चाहे आप जैसे कर लीजिए, या तो यहाँ पे फैक्टर्स डाल दीजिए, रिवर उवर ये कर लीजिए, या टाइमलाइन को पकड़िए, ज्यादा जो आपको सही लगे। इसके अलावा अगर मान लो जो यही क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री का होता तो आप चाहते तो राजवंश से भी कर सकते थे, दिल्ली सल्तनत, मुगल, पोस्ट मुगल कर सकते थे। प्राचीन इतिहास में ये लिबर्टी आपके पास नहीं है क्योंकि टूट फूट रहा है, ठीक है। या आप इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, मौर्य पूर्व, क्योंकि मौर्य वो है ना बेंचमार्क है, मौर्य पूर्व भूगोल की भूमिका, मौर्य बाद भूगोल की भूमिका, 2 कॉलम ऐसे बन जाएंगे। ये आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है कि मैक्सिमम लोग कॉलम बना के नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे आप बाकी लोगों से एज ले सकते हो। लेकिन पहले आप लिखने की कोशिश करिएगा कि आप इसको कैसे लिखते हैं। अच्छा, मेन बॉडी में एक चीज हम आपको और बताते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको कर रहे हैं। अभी जब टफ लेंगे ना जीएस पेपर 2 तो टफ होता चला जाएगा, पॉलिटी जब आप लोग रिवाइज करेंगे तब हम लोग लेंगे। देखिए अब फिगर की बात करें तो फिगर हमेशा मेन बॉडी के साथ बनता है। जनरली जब बच्चों से फिगर को, तो फिगर मतलब ये समझते हैं, ऐसा लिख देंगे भूगोल की भूमिका, फिर सूरज ऐसा, इससे क्या कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है? कुछ भी नहीं। क्या करेंगे, यहाँ पे एक गोला, फिर यहाँ पे, फिर इसके अंदर कुछ तो लिख देंगे, फिर इसके, और उनको लगता है दिस इज डायग्राम। ये डायग्राम नहीं है। डायग्राम का मतलब होना चाहिए कोई ऐसा चीज जो आपके आंसर को पढ़ना ना पड़े, मतलब उस चीज को समझना ना पड़े और वो डिकोड कर दे या आपके आंसर में कुछ वैल्यू ऐड कर दे, तब तो वो डायग्राम है। अदरवाइज मत बनाइए डायग्राम, ठीक है। इस तरह का डायग्राम काट दिया जाता है, ये पेज भरने वाला लगता है, ठीक है। तो डायग्राम का मतलब क्या, या तो वेन हो, ठीक है। वेन डायग्राम आपको पता है ना कि ये सर्कल वाला, इस ये जानते हो ना वेन डायग्राम, इसको पूरे का एट 360 डिग्री होता है, ठीक। मान लीजिए मैंने कहा, अभी मैं बताती हूँ, चलो वेन, फिर या तो आप ग्राफ बनाएं। ग्राफ कैसा हो सकता है, बार इस तरीके का पिक्टोग्राफ, या आप मैप बनाएं। यही सब आपके डायग्राम है। वेन बनाइए, ग्राफ बनाइए, मैप बनाइए, ये डायग्राम है। और अदरवाइज डायग्राम या तो मत बनाइए। दूसरा चीज देखिए, जब कभी भी आपको डायग्राम बनाना हो, कभी भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन दूं कि थोड़ा बहुत कल्चर अगर आपको पता हो, मैं आपको क्वेश्चन दूं कि नागर टेम्पल आर्किटेक्चर का एक टाइमलाइन या एक रूपरेखा बनाओ, तो आपको कई स्टेजेस दिखाने होंगे, तो एक से ज्यादा डायग्राम बनेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो कभी भी डायग्राम बनाना हो, हमेशा डायग्राम को साइड में एक बॉक्स में बनाइए, पहली चीज। दूसरा, ऑलवेज राइट ये कौन से नंबर का, मान लीजिए पहला डायग्राम है तो यहाँ पे लिखिए फिगर नंबर 1, और इस फिगर नंबर 1 या 2 में आप क्या दिखा रहे हैं
ये यहाँ पे लिखिए, समझ रहे हैं। अगर मान लो एक और फिगर नंबर 2, और जो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं वो उसको डालिए, ठीक। अब जैसे भी आपने फिगर दिखाया, आंसर में कहीं तो जिक्र कर रहे होगे ना उस फिगर का, ब्रैकेट में लिखिए रेफर टू फिगर नंबर 1, ब्रैकेट बंद, रेफर टू फिगर नंबर 2, अदरवाइज फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिगर बनाने पे तो हमने आपका लिखा है, लास्ट में पूरी क्लास हम लेंगे, अभी बस आपको हिंट करें कि अगर आप फिगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे। बॉक्स फिगर नंबर, तभी आपका फिगर बनेगा, और फिगर हमेशा मेन बॉडी के साथ बनेगा। हमने बस फिगर का जिक्र आपसे इसलिए किया ताकि आप ये गंदा वाला फिगर बना के मुझे मत दिखाइएगा, ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, ठीक। अब आपका काम क्या है, आप इस आंसर को मुझे 3 तरीके से दिखाएंगे, अलग इंट्रो, डिफाइन से इंट्रो, और उसके बाद अलग तरीके से वो आपका मेन बॉडी, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो पॉइंटर हो, चाहे वो कॉलम हो, फिर उसके बाद डेटा से इंट्रो, अलग तरीके का प्रेजेंटेशन मेन बॉडी का, फिर एक और इंट्रो, एनेक्डोट वाला हमने आपको बताया है कि नहीं, एनेक्डोट अभी बताते हैं। फिर मतलब 3 आंसर आएगा, एक डेटा से, शुरुआत डेटा से करिएगा, अलग मेन बॉडी, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे वो पॉइंटर, एक डिफाइन से शुरू करिएगा, अलग मेन बॉडी, एक एनेक्डोट से शुरू करिएगा, अलग मेन बॉडी, मतलब सेम क्वेश्चन 3 तरीके से आपके पास आना चाहिए। चलिए अब हम एनेक्डोट की बात करते हैं आपसे। आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, तो एनसीईआरटी में कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे शुरू करते हैं, बूझो ने पहेली से कहा, बूझो, और 3-4 लाइन पढ़ के आपको समझ में आ जाता है कि दरअसल ये है क्या चीज़। तो एनेक्डोट का मतलब ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा फ्रेम करिए, कुछ ऐसी बात लिखिए जिसको पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या है। जैसे एक क्वेश्चन आया था सोसाइटी में कि गिग वीमेन एम्पावरमेंट में गिग इकोनॉमी का कितना रोल था, ठीक है, महिला सशक्तिकरण में गिग इकोनॉमी ने कितनी भूमिका निभाई। गिग का मतलब होता है फ्रीलांस पे काम करना, ठीक। अब कोई लिखे कि गिग इकोनॉमी से ये मतलब होता है, ये भी सही है, या इतने % गिग इकोनॉमी का जो है इंडिया में एक्सपेंशन देखा जा रहा है और लगभग इतनी % महिलाएं गिग इकोनॉमी से जुड़ी हैं, ये भी सही है। किसी ने इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा, एक महिला, ऐसे मान लीजिए लिख देते हैं कि सुनीता अपने घर में लैपटॉप से फ्लाइट या लैपटॉप से तो बहुत सारे लैपटॉप से क्लास ले रही थी, और या क्लास भी छोड़ दीजिए और इजी कर लीजिए, सुनीता अपने घर में लैपटॉप के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रही थी ऑफिस की, तभी उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो वो अपने बच्चे को दूध का बॉटल देते हैं और देते हुए कुकर की सीटी बंद करते ही मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लेती है। जो ये बताता है कि एक महिला के लिए, क्योंकि वो सारे रोल उन्हीं से जुड़े हुए हैं, एक महिला के लिए गिग इकोनॉमी के आने से सशक्तिकरण कितना बढ़ गया है। तो क्या ये गलत है? सही है। इनफैक्ट ये ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है आपके डिफाइन से और डेटा से। इसका मतलब ये है कि एनेक्डोट बना के अगर हम लिखेंगे, जब अगर मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और इस तरह से शुरुआत, तो आप समझ जाओगे ना, तो हमारे आपके जैसे एग्जामिनर है, अगर हम उसको कुछ ऐसा प्लेटर पे दे देंगे तो दैट दिस इज समथिंग न्यू जो हर कोई नहीं लिख सकता, और इसको बनाने में लगता है थोड़ा सा समय, इसीलिए डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी से आप लिखते रहेंगे तो उस समय आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये आपकी इमेजिनेशन है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। हाँ। एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, हाँ। शार्क टैंक में देखता हूँ, हाँ। उसमें एक उदाहरण था पाटिल काकी का। पाटिल काकी महाराष्ट्र की हैं। पहले वो घर पे ही मोदक और जो भी चीजें बनाती थी। हाँ। फिर उनका बेटा आईटी कंपनी में काम करता था, उसने उनकी थोड़ी मदद की वेबसाइट बनाने में, और अब वो अपना प्रोडक्ट जो है लगभग सारी स्टेट्स में बेचती है। कर सकते, देखिए उसमें एग्जांपल मिल सकते हैं। गिग इकोनॉमी से इसको शुरुआत हो जाएगी बहुत अच्छे से, और ये तो इशू बेस्ड वो होता है ना, इशू बेस्ड इंट्रोडक्शन करने का तरीका। देखिए इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो ना, पढ़ो कुछ भी, दिखाओ ऐसे कि वही वाला लिख रहे हैं, ठीक है। वो तो अगर ये खुद का बिजनेस करना तो उसको उस तरीके से लिखते, शब्द देना हमारा काम है, जैसे चाहे वैसे शब्द देते हैं। ऐसे लिख दे कि उसकी माँ कुछ नहीं कर पा रही थी, अचानक गिग इकोनॉमी के आते ही वो अपने बेटे की मदद से ऐसा कर ले जाती है, जो बताता है कि हम ये भी तो कर सकते हैं। जैसे पहले महिलाएं जो है, पहले महिलाओं को जो है घर, मतलब घर पे ऐसा माना जाता था कि उनका वो घर के काम के लिए बनी, पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद से महिलाएं ये साबित कर रही हैं कि चीजें जो है, फिर वो लंबा होगा, आप समझ रहे हो, तो बस सीधा पॉइंट पे आ जाइए, नहीं तो वो 35 वर्ड खींच जाएगा। वो तो सबको वो 2 लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि महिला पहले ऐसे थे वैसे। कोई महिला जो है खाना बना रही है घर में, और साथ में वो मोबाइल पे इसको रिकॉर्ड भी कर रही है, जिससे वो इसको जो है यूट्यूब पर डालेगी। हाँ, ये भी गिग इकोनॉमी, वो अपने चैनल पर डालती है।
मतलब मेरे कहने का मतलब कि देयर आर मल्टीपल एग्जांपल, ये तो छोटी सी चीज है, हमारे लिए इसी को करना है, एग्जामाइन द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग एंशिएंट हिस्ट्री। क्या यहाँ पे हम एनेक्डोट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत सारे एनेक्डोट है, कुछ भी आप बना दीजिए कि एक दिन गंगा नदी अपने पास्ट को रिकॉल करती है, बोलती है कि मैं तो वो गंगा हूँ जिसने वैदिक सभ्यता से शुरुआत की और इस तरीके से इतने सारे राजवंश देखे। ऐसे समझ रहे, ये मेरी इमेजिनेशन है ना, मैं कैसे इमेजिन करूँ। या एक बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपस में लड़ गए कि तुम बड़े या तुम बड़े, तो लास्ट में वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं और हमारे बिना तुम नहीं। समझ रहे, ये मेरी इमेजिनेशन में इसको कैसे भी, अब मैंने जैसे बनाया कोई तो पढ़ेगा यार ये क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी आपस में लड़ रहे हैं, इट विल कंपेल माई एग्जामिनर टू रीड माई आंसर। मैंने एक स्टूडेंट को, जैसे आप लोगों ने तो पिछले साल एक बच्चे को, सभी को बताया था पूरे ग्रुप में, तो एक बच्चे ने मुझे आंसर लिख के दिया था, शायद आपको बताया भी था मैंने, उसने इसी आंसर को लिखा था, विंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चली जल तरंग, द लाइन्स ऑफ नेशनल एंथम इटसेल्फ टॉक अबाउट द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग हिस्ट्री। समझ रहे हैं, अब इतना कॉन्क्रीट है कि मतलब ना किसी चैट जीपीटी पे मिलेगा, ना किसी बुक में मिलेगा, और कोई ऐसा लिख रहा है तो क्या मतलब कमाल कर दिया किसी ने। फिर मैंने बच्चों को बताया तो दिक्कत क्या होती है, उदाहरण दे दो तो बच्चे उसके आगे पीछे उसी में रहते हैं। तो एक ने लिख दिया कि सुजलाम द वाइट लैंड, द सुफलाम दिस लैंड, मलय शीतलाम दिस लैंड, इटसेल्फ टॉक अबाउट द रूल। हालांकि गलत नहीं है, लेकिन मेरे कहने मतलब कुछ और सोचो, पर वो उसी में थे। फिर एक ने कहा ये दोनों गलत लिख रहे हैं, ऋग्वेद में ओम भूर्भुवः स्वः लिखा है, और वो भी कहीं ना कहीं सूर्य वंदना बताता है, और सूर्य जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी से। ये हम आपको बस एग्जांपल दे रहे हैं, आप भी ऐसा सोचिए, और तीनों ही बेस्ट है, क्योंकि तीनों ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं हाँ सबसे सबको पता है, सबको पता है इनके बारे में। और भी आप चीजें दे सकते हैं, आज के समय में और उस समय में कॉमन चीजें क्या है, अगर हम देखें आज और प्राचीन इतिहास में क्या चीजें कॉमन रही होंगी, क्या विटनेस कर रही होंगी। सन वही रहा होगा, बदल गया होगा, वही है। मून आज भी वही है, तब भी वही था। माउंटेन आज भी वही है, तब भी वही थे। रिवर्स आज भी वही है, तब भी वही थे। इसका मतलब अगर प्राचीन इतिहास से भूगोल को देखें तो जो चीज कॉमन है वो क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सनातन है, और जो हिस्ट्री है वो पॉलिटी, मतलब जो पॉलिटी है वो हिस्ट्री में कन्वर्ट होती चली जाती है। इसीलिए जरूरी है कि हम ऐसे में ज्योग्राफी की को ट्रैक करें। समझ रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं, हिस्ट्री चेंज इट्स एसेंस एंड बिकम, सॉरी पॉलिटी चेंज इट्स एसेंस एंड बिकम हिस्ट्री, बट ज्योग्राफी रिमेन्स कांस्टेंट, हेंस इट इज एविडेंट टू सी द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग हिस्ट्री। ठीक, ये अब आप अपने हिसाब से सोचिएगा, आप मेरे को कॉपी मत करिएगा, आप हमसे बहुत अच्छा लिख लेंगे, हमको पता है। हम तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब आप समझ पाए कि इसी आंसर को हम 3-4 तरीके से कर सकते हैं। अभी तो हमने 3 ही आपसे डिस्कस किया है। आप चाहें तो इसी आंसर को कैसे शुरू करें, डिफाइन कर दीजिए। आप चाहें तो इसी आंसर को कैसे कर सकते हैं, डेटा के साथ शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो इसी आंसर को किसी कहानी के साथ शुरू कर दें, लेकिन कहानी में चैलेंज ये होता है कि वो छोटी हो। जनरली जो क्या है, जैसे मैंने बच्चों को बताया तो उन लोग, राम ने श्याम से कहा ज्योग्राफी क्या है, तो श्याम ने कहा नहीं ज्योग्राफी मतलब ये। अब कहानी नहीं खत्म, राम श्याम बोलते जा रहे, कल से पता चला एक पेज भर गया राम श्याम की बातों से। एनेक्डोट शुड बी 3-4 लाइन, नॉट मोर देन दैट। ठीक, तो आप चाहें तो डिफाइन, डेटा, एनेक्डोट, 3 इंट्रो लिखेंगे तो 3 आपके पास मेन बॉडी भी हमको लिख के आपको दिखाना है, एक पॉइंटर में, एक पैरा में, एक कॉलम में। अभी हम आपको कंक्लूजन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि कंक्लूजन तो और चेंज हो जाएगा, एग्जामाइन वर्ड है। ठीक, फिर हम आपको कंक्लूजन में 2-3 तरीके से बताएंगे। फिर फाइनली आप हमको 3 आंसर एक क्वेश्चन का दिखाइएगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री। फिर इतना टाइम हमको नहीं देना पड़ेगा, तब तो हम आपको बस हिंट कर देंगे, इसको ऐसे ऐसे करो, आप करके दिखा दीजिएगा। ठीक, अंडरस्टैंडिंग। ये वाला आंसर आप हमको कब तक दिखा पाएंगे, कल ऑफ है, संडे ऑफ है, मंडे को आप दिखा दीजिएगा सब लोग। ठीक है, मंडे को सभी लोग दिखा दीजिएगा ताकि फाइनल हो जाए। वैसे तो सैटरडे आपकी क्लास लेनी थी, लेकिन ऑफ था तो मुझे लगा वो मिस ना हो, तो आज ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मंडे तक दिखा दीजिएगा। अगर सब कुछ फाइनल रहा तो हम आपका सेशन बीच में ही ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर तो लेना तो है ही। ठीक है, जल्दी ये वाला खत्म हो, मेरे को इतनी बोर होती है, जल्दी कंक्लूजन सिखाएगा खत्म। ठीक है, लेकिन इसको जल्दी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि अभी आपको वोकैब तलाशने हैं, वोकैब खोजने, अभी आपके पास वोकैब है नहीं। जब आप इंटरनेट पे कुछ, नॉट चैट जीपीटी आपको अच्छा वाला बना के दे देगा। दिक्कत क्या है ना, अभी आपके ब्रेन को आदत हो जानी चाहिए कि खोजते कैसे हैं। रीड आर्टिकल्स, रीड हिस्टोरियंस आर्टिकल, उसमें आप एक खोजने चलोगे तो 5 आपको बेस्ट चीजें मिलेगी।
ठीक है। अभी आप जितना हो सके वोकैब का कलेक्शन बना के अपने पास रख लीजिए। आपको याद हो तो हमने पहले दिन कहा था डायरी बनाना एक, और जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे उनको एक जगह पे लिखते जाना जो आपको बाद में आंसर राइटिंग में हेल्प करे। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा वो हम ग्रुप में, आपके ग्रुप में पोस्ट किया करेंगे हर बार, ठीक है, कि ये सबसे अच्छा आंसर है जो आपके लिए बेंचमार्क बने। अब जिसका अच्छा आंसर होगा उसको लगता है मेरा ही वाला चला गया, मेरे अच्छे वाले उन्होंने ले लिए, नहीं ले सकता, कोई किसी का पॉइंट नहीं ले सकता है। एंड इट इज सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, जिसका सबसे अच्छा होगा वो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। चलो बताओ। परीक्षण और परीक्षण का मतलब होता है जैसे परीक्षा, एग्जाम, जैसे मान लीजिए मैं आपका एग्जाम लूँ तो रिजल्ट आएगा ना, या तो पास या फेल। तो अगर किसी क्वेश्चन में एग्जामाइन या परीक्षण वर्ड लिखा है तो आपका कंक्लूजन ये बताएगा कि ये जो चीज है वो पास हुई या फेल हुई, इसीलिए भी हमने यहाँ पे नहीं बताया। जब कंक्लूजन लिखवाएंगे तब बताएंगे इसको कैसे, आप बताएंगे कितना पास और कितना फेल, मतलब हिस्ट्री को बनाने में ज्योग्राफी कितनी पास हुई और कितनी पास नहीं हुई, इसको कहते हैं परीक्षण, एग्जामाइन। समझा, ये मतलब होता है एग्जाम, वो तो उसका कुछ और एक्सप्लेन। हाँ, एक्सप्लेन का मतलब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ई एक्स का मतलब होता है विद एग्जाम्पल, ठीक। तो समझाता अच्छा कौन है, जो उदाहरण दे दे के समझाए, जैसे ये, जैसे ये। तो अगर किसी वर्ड में एक्सप्लेन लिखा है, समझाइए लिखा है, तो इसका मतलब हर लेवल पे आप क्या देते जाइए, उदाहरण। समझ रहे हो। अब बाकी भी तो इकट्ठा बता देंगे तो आप भूल जाओगे, क्वेश्चन आते जाएगा, आप करते जाना, ठीक है। हाँ हाँ बताओ, हाँ बताइए। जैसे जब इंट्रो में लिखते हैं हाँ। तो हम इंट्रो में वही चीजें लिखेंगे जो आगे एक्सप्लेन करनी है, या वो जैसे मेन बॉडी में जो लिखनी है उसी को लिखा जाएगा कम भाषा में, या फिर वो अलग रहता है और मेन बॉडी अलग रहती है? देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मेन बॉडी अलग तो हो ही नहीं सकती, इंट्रो अलग हो ही नहीं सकता। इंट्रो लिखने का तरीका चेंज हो सकता है कि आप परिभाषित करके कर रहे हैं, डेटा दे के कर रहे हैं, या एनेक्डोट बना के कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो मेन बॉडी अपने ही, देखो कुछ आप किसी भी तरीके से ना करो तब भी मेन बॉडी में आप मौर्य को, मौर्य उत्तर को, गुप्त को तो लिखोगे ही ना। तो इट्स नॉट अबाउट इंट्रो विच डिफाइन, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग लाइन जो डिफाइन करेगी आप मेन बॉडी में क्या करने जा रहे हैं। मतलब कनेक्टिंग लाइन बताएगी कि आप कॉलम में लिख रहे हो या पॉइंटर में लिख रहे हो या क्या बता रहे हो, इंट्रो नहीं। हाँ। जैसे हम इंट्रो जब लिख रहे हैं तो उसमें वही सारी चीजें लिखेंगे कम भाषा में जो आगे हमको एक्सप्लेन करनी है, मतलब चाहे इंट्रो में उसमें करें, कॉलम बना के करें, चाहे जैसे करें, हाँ। या फिर मतलब पैराग्राफ में करें, वही चीजें होंगी जो वहाँ पे हैं। नहीं, वही चीज होंगी जो प्रश्न में है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। इंट्रो में हम कोई हिंट देते हुए चले या इंट्रो में बता रहे हो मेन बॉडी में लिखना है? हिंट तो अपने आप ही हो जाएगा, हिंट तो बदल ही नहीं सकता। आप मेन बॉडी में क्या करने जा रहे हैं अपने आप वो इंट्रो में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने कहा ना कि पास्ट से प्रेजेंट में यही चीजें कॉमन है, जैसे नदियां कॉमन है, सूर्य कॉमन है, चंद्रमा कॉमन है, जो अपने आप में बता रहा है कि भूगोल की चीजें कॉमन है और भूगोल ने इतिहास को बनाया है। ऐसे में भूगोल की भूमिका को, प्राचीन इतिहास को बनाने में भूगोल की भूमिका को निम्न बिंदुओं में देख सकते हैं, काम खत्म, ठीक है। तो इसमें हिंट क्या, अपने आप पता चला है प्राचीन इतिहास के बारे में बात हो रही है। जो आप कह रहे हैं कि वही करते हैं वो कंक्लूजन में किया जाता है कि जितनी चीजें, अगर हमारा डिस्कस वाला क्वेश्चन है तो मेन बॉडी में जितना लिखा है उस समाइज कम शब्दों में करके कंक्लूजन में खत्म कर दीजिए, ठीक है। इंट्रो तो अपने नेचर पे चलता है। और जो कॉलम बनाएंगे, हाँ। कॉलम में भी रैंकिंग नहीं करनी है, कॉलम रैंकिंग तो किसी में मत करिए, आदत ही मत डालिए रैंकिंग करने की। में भी वही हाइफन का हाइफन लगा लो और लिख लो, ठीक है। सीरियल नंबर डालो ही मत, आप इस तरीके से कॉलम बनाइए। अब इसमें 3 कॉलम भी बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक हाइफन यहाँ, एक हाइफन यहाँ, हाइफन लिख लिया, इस सेम इधर भी, ठीक। या स्पेस दे दीजिए 2 के बीच, वैसे हाइफन लगा देंगे तो बहुत क्लियर पता चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो गोला करके फिर ऐसे, बट उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। हाइफन जल्दी जल्दी हो जाता है, बना दो, एरो भी बना सकते हैं, ये आपके हिसाब से जिससे आप अलग कर लें। 1-2 मत करिएगा। अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ होता है आप कर दो 1-2, वो थोड़ी बदल जाएगा, ठीक। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है 1-2 कर दो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कोई लॉ है 1-2 कर दीजिए। बाकी जहाँ पे ऑर्डर लगे कि आप ऑर्डर दे रहे हैं वो मत दीजिए, ठीक है। इट्स बेटर कि आप प्रैक्टिस ही मत करिए, नहीं तो फिर क्या होता है आदत हो जाती है, ठीक है। और कुछ पूछना है? हाँ। वैदिक है इसमें हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ये राजनीतिक लिखें तो इसको हम 1-2 3 कर सकते हैं, जैसे 1 डाला सामाजिक लिख दिया। हाँ कर सकते हैं, हाँ ये सब तो कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा था कि एक्सप्लेन वैदिक सोसाइटी, अब हमने इंट्रो तो लिख दिया, इसके बाद हमें जब इसका मेन बॉडी लिखना होगा तो अगर हम इसको मैम इसमें क्या होगा कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं। अब वैदिक सोसाइटी को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक।
दोनों में पॉलिटिकल डिफरेंस भी था, सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था, और उनकी इकोनॉमी में भी देखें तो पहले वाला जो था वो पूरा गाय के बेस पे था, दूसरे वाले में वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे, एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहे थे। मैम अब जैसे हमें लिखना है तो इसमें हम दोनों को डिफरेंशिएट कर करके लिखेंगे, जैसे मतलब डिपेंड करेगा, कई जगह पे आप देखेंगे डिफरेंशिएशन होगा, कई जगह पे नहीं होगा। आप इसका कॉलम सीधा ऐसे बनाइए, 3 कॉलम बना लो, फैक्टर, वैदिक, लेटर वैदिक। सोसाइटी के बेसिस पे वैदिक सोसाइटी कहाँ थी, लेटर वैदिक कहाँ है, सामाजिक कहाँ थी। राजनीति के लेवल पे वैदिक सोसाइटी कहाँ है, लेटर वैदिक कहाँ है। आर्थिक वैदिक सोसाइटी कहाँ है, लेटर वैदिक सोसाइटी कहाँ है। समझ रहे हैं। एक्सपेंशन वैदिक सोसाइटी का कहाँ से कहाँ तक हुआ, लेटर वैदिक सोसाइटी का कहाँ हुआ। ये पीसेस वालों का क्वेश्चन था ना, एक्सप्लेन वैदिक सोसाइटी। तो वैदिक सोसाइटी, ये वाला भी आंसर देखिए इस तरह से कर सकते हैं, कॉलम बना के कर सकते हैं। वैदिक सभ्यता को समझाइए तो फैक्टर वैदिक सभ्यता मतलब और ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों को इस तरह से समझा दें। इसको पॉइंटर में भी कर सकते हैं कि जो है क्या कहते हैं, इसमें तो भूगोल उगोल कुछ है ही नहीं, इसमें समझाना है तो विद एग्जाम्पल समझाना है, तो आप सीधा लिखेंगे वैदिक सभ्यता को प्रस्तुत बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो पहले हमने लिखा वैदिक सभ्यता यहाँ से यहाँ तक फैली थी, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक था। वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक सभ्यता जो घुमंतु होने के नाते बहुत दूर तक फैलती चली गई। डायग्राम बनाया और उसका एक्सपेंशन दिखा दिया। अगला पॉइंट कि जो है वैदिक सभ्यता जहाँ एक और क्या कहते हैं ऋग्वेदिक मंडल और इन सब की बात होती है, वहीं उत्तर वैदिक सभ्यता में जादू टोना अंधविश्वास टोटके ये सब देखे जाने लगे। फिर अगला विद उदाहरण एक्सप्लेन करते जाए तो उदाहरण के साथ लिखते, ये तो भूल ही गए थे, एक ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये भी आप 2 तरीके से लिखेंगे, एक पॉइंटर में, इसको पैराग्राफ में मत लिखना, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। एक पॉइंटर में और एक कॉलम में। पैराग्राफ में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और नंबर भी नहीं आएगा। कोई नहीं पढ़ना चाहता पैराग्राफ, सब बोर होते हैं। एक ही में साथ साथ करते जाइए, अलग करना है तो कॉलम बना लो, कंपेयर करते चलो। जहाँ एक और उत्तर वैदिक ऋग वैदिक सभ्यता इस पे चली तो वहीं दूसरी ओर ये भी चलती है। उदाहरणार्थ ये था, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, किसी जगह उदाहरण से शुरू कर दीजिए। गाविष्ठी नाम का युद्ध गायों के लिए होने वाला युद्ध था, क्योंकि वहां पे गाय प्रधान थी, फिर यहाँ पे ये प्रधान था। समझ रहे हो, जहाँ एक और क्या कहते हैं, पहले सरदार की पोस्ट हुआ करती थी, बाद में उसी सरदार के पोस्ट को रेगुलर पोस्ट बना दिया गया था, सरदार तंत्रात्मक व्यवस्था बना दी गई थी। समझ रहे, तो चाहे तो आप इसको पॉइंटर में लिख लें, बट इस आंसर को अगर बहुत अच्छे से करना, आप कॉलम बना के आराम से कर सकते हो, अगर आपको कंपेयर करते हुए चलना है। और नहीं तो ऐसे ही कर लीजिए। आप जब लिखना शुरू करोगे ना, आपके दिमाग में खुद ही आने लगेगा, अरे यार इसको कॉलम में करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसको पॉइंटर में करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा ये कॉलम में तो बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक, लिख तो ये दोनों ही आंसर आप हमको करके दिखाइएगा। जो एक्सप्लेन वाला है वो 2 और जो ये वाला है वो 3। ठीक, कंक्लूजन अभी मत लिखिएगा। हाँ मैम, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये होता है कि की एरियाज ऑफ कॉपरेशन और चैलेंजेस, 2 चीजें उसमें पूछी जाएगी। हाँ, तो मतलब हम 2 कॉलम बना के लिख सकते हैं। जैसे हम एक में लिख दें की एरिया ऑफ कॉपरेशन, उसमें हम डाल देंगे कि पॉलिटिकली क्या हमारा कॉपरेशन है, डिफेंस में क्या कॉपरेशन है, सिक्योरिटी में क्या कॉपरेशन, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है। जैसे 250 वर्ड का क्वेश्चन है। हाँ, अब जैसे इसको अगर हम पैराग्राफ में फॉर्मेट में लिखें बहुत बल्कि हो जाएगा और 250 वर्ड क्रॉस कर सकता है, हमें बहुत छोटा करना पड़ेगा, बहुत छोटे लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये जीएस पेपर 2 है, पर मैं थोड़ा सा एग्जांपल। हाँ, इसमें यह है कि भारत जर्मनी ने 25 साल अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पूरे कर लिए हैं। हमको एग्जामाइन करना है द की एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन 2 कंट्रीज और चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम 2 चीजें पूछा इसने कि की एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या है, हम चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, और इसमें फिर लास्ट में कंक्लूजन डालेंगे। अब मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि इसमें जैसे हम अगर 2 बार, जैसे हम अगर कॉलम 2 बार एक कॉलम बना देंगे उससे इकट्ठा आ जाएगा। आपने बताया 3 वाला हम बना सकते हैं, उसमें हम लिख देंगे कि पॉलिटिकली क्या हमारा कोऑपरेशन है, इकोनॉमिकली क्या कोऑपरेशन कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में क्या कोऑपरेशन कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में क्या कोऑपरेशन कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स हो गए, उसमें हम डाल देंगे और कॉलम में आपका सब आ जाएगा। और फिर उसके बाद फिर की चैलेंजेस में भी ये सेम चीज हम करें या फिर उसमें क्या कर सकते हैं, यही सेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती कि अगर कोई 2 दिक्कत नहीं है। ना ना ना, कनेक्टिंग लाइन बना दीजिएगा ना, एक बार कनेक्टिंग लाइन ये वाली, एक बार कनेक्टिंग लाइन ये वाली, वो कनेक्टिंग लाइन अपने आप उनको कनेक्ट कर देगा। इस आंसर को पैराग्राफ में भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, वो अपने आप छोटा होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी आपको डायग्राम नहीं बताया ना मैंने, डायग्राम में डाल देंगे अपने आप अच्छा हो जाएगा। वो जर्मनी, जैसे मैं अभी हिंट कर रही हूँ, रटना नहीं है कि जैसे मान लो कि डायग्राम बनाना है, जैसे
की एरिया ऑफ कॉपरेशन, इसी पे मैंने डायग्राम बनाया। तो कहाँ कहाँ कॉपरेशन होता है किसी भी कंट्री के साथ, ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमी, ऑन द लेवल ऑफ पॉलिटी, ऑन द लेवल ऑफ, तो इसका मतलब ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जा रहा है या ग्राफ ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाल दीजिए ईयर की इस समय में इतना था, इस समय में इतना था, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के आ रहा है, मतलब हमारा अप्स डाउन्स वाला ग्राफ है। ये अपने आप एग्जामिनर को दिखा देगा कि कितनी समझ है इसको कि उस समय में ये था, या कुछ नहीं याद है आपको, पोस्ट लिबरलाइजेशन, आफ्टर लिबरलाइजेशन, इसको ऐसे ग्राफ में। अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं उतना अच्छे से फिगर, लेकिन वो धीरे धीरे समझ, मतलब आप देखो ज़्यादातर विजन की मैगजीन या कोई अच्छी मैगजीन में ग्राफ बना के देते हैं ना, और हम लोग समझ जाते हैं ना। तो वही ग्राफ अगर हम एग्जामिनर को दे दें कि लिबरलाइजेशन, जहाँ एक और 1991 के पहले ग्राफ ऐसा था, वही अभी ये ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा है, और हमें कहाँ तक जाना जब ये ग्राफ ऐसा चला जाए, ठीक है, सीधा अप है, तब ये दिखा देगा कि देखो ये कैसे। यहाँ पे दिखा दीजिए कि किस किस चीज़ों पे काम चल रहा था, यहाँ पे किस किस सेक्टर्स पे काम चल रहा था, अभी किस किस सेक्टर पे हम आगे काम कर सकते हैं। तब किसी को भी समझ में आ जाएगा कि एक ही ग्राफ में इसने सब बता दिया है, ठीक। और आपका आधा काम आसान हो गया, आप चाहे पैरा में लिखो, चाहे पॉइंटर में लिखो, चाहे कॉलम में लिखो। वो डायग्राम जब आपको सिखाएंगे ना, तो बहुत काम आप देखेंगे आपके डायग्राम ने हल कर दिया है, ठीक। लेकिन अभी रश में हम नहीं चल रहे, आराम से चलते हैं, ठीक। जीएस पेपर 2 में आप बहुत कुछ सीख लोगे, हमको पता है। पेपर 2 में, पेपर 3 में मैक्सिमम चीज़ें होती है सिखाने को, क्योंकि सबसे टफ वही है, सबसे इजी ये है, और पेपर 4 है, क्योंकि यहाँ पे हम खुद हैं, हम खुद मतलब आप खुद हैं, जो आप है वही पेपर 4 है, जो आप हैं वही हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री हम हिस्टोरियन की आंखों से देखते हैं, एथिक्स हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमी हम जी रहे हैं, तो इसीलिए नेचर चेंज हो रहा है सब्जेक्ट का, ठीक। एक चीज़ बस याद रखिएगा, टाइमलाइन मिस मत करिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, चाहे आप कॉलम बनाए चाहे जो बनाए, ठीक, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब टाइमलाइन, टाइमलाइन मिस कहानी खत्म, समझ रहे हैं। पता ये नहीं होगा कि आप भूलें, ये होगा कि आपको नहीं आता है, ठीक। इसलिए ये जरूर करिए, अगर ईयर आता है ईयर लिखिए, नहीं आता है तो कहीं ईयर मत लिखो, झंझट ही मत पालो, ठीक। हम कैसे अपने आंसर बताते हैं, डिप्लोमेटिक बन जाइए। हमने बताया था ना डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है, डिप्लोमेसी मतलब वो तुम पूछो कुछ भी, हम बताएंगे वही जो हमको आता है, और तुमको ये लगना चाहिए हमने वही बताया जो तुमने पूछा था। जैसे गाय वाला ए से हम सब लोग पढ़ते थे ना बचपन से, गाय की एक पूंछ होती है, गाय के 4, सब लोग यही वाला, द काउ हैज 4 legs। क्वेश्चन आ गया ऑन मैंगो ट्री, अब इस पे ऐसे लिखे, तो क्या मैं छोड़ दूं? नहीं, मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है, मेरे आम के पेड़ में एक गाय बंधी है, फिर वही गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4, उस गाय के 4 पैर हैं, उस गाय की एक पूंछ है, मतलब तुमने पूछा मैंगो ट्री, हमने लिखा है गाय ही, लेकिन तुम्हें क्या लिखा लगना चाहिए कि हमने मैंगो ट्री पे लिखा है। दिस इज व्हाट डिप्लोमेसी इज, और यही आपके आंसर में होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी वाला जो आदत है वो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, तो एक पन्ने में बताते हैं अकबर कौन है, ठीक है, फिर लास्ट में कहता है अच्छा राजपूत वाला भी ठीक है, ठीक। और यूपीएससी में क्या है, अगर उसने पूछा राजपूत पॉलिसी, तो ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन राजपूत पॉलिसी शुड बी इन योर आंसर, ठीक है। डिफरेंस है, यहाँ पेज भरो आंदोलन नहीं चलता है, लिमिटेड पेज में आपको सारी बातें करनी है। जहाँ ना समझ में आप आके पूछ लेना, पर ये कर लेना। अभी शायद आप लोग वहाँ बैठोगे ना, अरे आज नहीं, शायद आने वाले टाइम में वहाँ बैठोगे, तो उसमें ये मत संकोच करिएगा, ये संकोच ऐसे कि धूप लग रही नहीं करेंगे। आप लोग मेरे को ग्रुप में मैसेज कर दिया करो कि वांट टू मीट यू, तो हम आपको स्लॉट लगा दिया करेंगे कि इस समय में, मुझे भी कहना आसान होगा कि मेरा बच्चा आ रहा है तो हमको मिलना है, तो बाकी सब लोगों से मुक्ति हम आपसे मिल लेंगे, ठीक है। और कभी भी देखिए, मेन हमारा जो पर्पस है वो आपका सिलेक्शन है, और आपका भी ये पर्पस होना चाहिए। आप जैसे चाहें, जिस तरीके से चाहें, आई एम रेडी टू सर्व, लेकिन बदले में मेरे को रिजल्ट लाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो अच्छा रहेगा कि मेरे साथ इस बार साल भर में इतने बच्चे जुड़े थे जिसमें लगभग 5 का सिलेक्शन हुआ, देन इट्स अ प्राउड फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा हम आपको कोई फेवर कर रहे हैं, हम खुद को फेवर कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको का काम क्या होगा। ग्रुप में ही मुझे मैसेज कर दीजिएगा वांट टू मीट यू, प्लीज अलॉट मी टाइम, तो राहुल ही मुझे बता देंगे, मैं ही देख लूंगी, तो मैं उसमें टाइम डाल दूंगी इतने बजे आ जाओ, ताकि मैं भी अवेलेबल रहूँ। ये ना हो कि आप आके वेट करो फिर मेरे को बहाना दे रहे हो कि हम तो वेट करते, टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो वीक में जब भी आपको लगे आके आप मिल लिया करिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, यहीं पे रखते हैं, आप हमको मंडे को आंसर सिखा दीजिएगा। बाकी पढ़ाई ठीक चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? आप जाने